आप सभी का फिर से स्वागत है। हम थर्मल इंजीनियरिंग की अगली स्लाइड देखेंगे स्टीम नोज़ल के बारे में। स्टीम नोज़ल क्या होती है? एक प्रकार की नलिका होती है। नोज़ल इज़ ए डक्ट यानी नलिका बाय फ्लोइंग थ्रू विच द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इंक्रीजेज एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है और फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। इफ़ द फ्लूइड इज़ स्टीम देन द नोज़ल इज़ कॉल्ड स्टीम नोज़ल। यदि भाप बह रही होगी उस नलिका में तो उसे हम भाप नोज़ल कहेंगे। ठीक है, भाप नोज़ल परिवर्तनीय अनुप्रस्थ काट वाली एक नलिका होती है। यह भाप की उच्च दाब ऊर्जा को भाप की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इससे भाप की गति में वृद्धि हो जाती है और जो हाई वेलोसिटी वाली स्टीम होती है उसके कई उपयोग हमें मिलते हैं, जैसा कि दिया गया है। भाप नोज़ल के उपयोग: भाप टरबाइन में उच्च वेग की भाप प्राप्त करने के लिए, बॉयलर की फीड पंप खराब हो जाने पर बॉयलर में अंतःक्षेपक द्वारा जल भरते हैं जिसमें नोज़ल एक मुख्य भाग होता है। अंतःक्षेपक, ठीक है, ये एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम स्टीम के प्रेशर का इस्तेमाल करके पानी को बॉयलर में फीड करते हैं। बॉयलर में पंप जो यूज़ होता है वो काफ़ी हाई प्रेशर पंप होता है क्योंकि इसे बॉयलर के अंदर के प्रेशर को ओवरकम करके अंदर पानी को पंप करना होता है। ठीक है, तो यह काम हम नोज़ल लगे हुए अंतःक्षेपक के द्वारा करते हैं। और तीसरा उपयोग है भाप संघनित्र में वैक्यूम उत्पन्न करने हेतु। हम जानते हैं कंडेंसर जो डिवाइस होता है उसमें जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम रखा जाता है और जिसे हम वैक्यूम प्रेशर के नाम से जानते हैं। भाप प्रवाह मापन उपकरणों में दाबांतर उत्पन्न करने हेतु। आप सभी ने वेंचुरी मीटर डिवाइस के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा और उसके न्यूमेरिकल भी किए हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसके द्वारा हम प्रवाह का मापन करते हैं। तो उसमें दाबांतर को उत्पन्न करने के लिए एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सेक्शन होता है। ठीक है, उसका डायग्राम भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद अगला उपयोग है भाप द्वारा प्रशीतन उत्पन्न करने के उपकरणों में भी नोज़ल का उपयोग होता है। हम जानते हैं कि भाप गर्म होती है लेकिन उसके द्वारा भी प्रशीतन उत्पन्न होता है, तो उस प्रकार के उपकरण में नोज़ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब भाप नोज़ल कितने प्रकार की होती है? तो भाप नोज़ल 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अभिसारी, है ना, जहाँ पर क्रॉस सेक्शन घटते जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जा रहा है। ये एक कैसा सेक्शन है? एक गोलाकार है जिसको हमने कट सेक्शन में दिखाया है। तो ये एक आपके लिए नोज़ल का भाग हो जाएगा। इसे हम और भी अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि ये पेन का एक आगे वाला ढक्कन होता है, आप सभी देख सकते हैं। लगभग सभी पेनों में ये आगे वाला भाग ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये आगे वाला भाग जो है जिसमें से पेन की निब बाहर आती है, ये यदि हम ऐसा रख दें, देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से रखने पर इसका जो ये जहाँ से फ्लूइड इंटर करेगा वो वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा है और जहाँ से एग्ज़िट करेगा वो वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो ये एक कन्वर्जेंट नोज़ल की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो नोज़ल भी बिल्कुल इसी प्रकार से होती है, बस ये ढक्कन प्लास्टिक के हैं, वो नोज़ल होती है वो मेटल की बनी होती है। ठीक है, गाड़ी धोने वाले उपकरण जो होते हैं, गाड़ी धोने वाले हाई प्रेशर से गाड़ी
को धोते हैं उसमें भी नोज़ल लगी होती हैं। और भी हम जब पाइप से पानी को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं तो पाइप का सिरा दबा देते हैं, तो वो भी एक प्रकार से कन्वर्जेंट नोज़ल बनाता है। अब इसी नोज़ल को हम इस प्रकार से उपयोग करें कि इसमें फ्लूइड कम क्रॉस सेक्शनल एरिया से अंदर जाए और अधिक क्रॉस सेक्शनल एरिया से बाहर आए, तो ये क्या हो जाएगी, अपसारी या डाइवर्जेंट नोज़ल। ठीक है, एक ही नोज़ल को बस हमें उपयोग करने का तरीका बदलना है, तो ये हो जाएगी डाइवर्जेंट नोज़ल। अब एक होती है अभिसारी अपसारी नोज़ल। तो अभिसारी मतलब जो किसकी तरह हो, कॉन्वर्जेंट की तरह हो इस प्रकार, और अब दूसरी नोज़ल जो हो अपसारी, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये इस प्रकार का एक डिज़ाइन बनती है। और ये डिज़ाइन वेंचुरी मीटर में होती है। आप सभी जब वेंचुरी मीटर देखेंगे तो उसका सेक्शन कुछ इसी प्रकार होता है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। इसका जो कन्वर्जेंट पोर्शन होता है उसमें एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है और डाइवर्जेंट पोर्शन में एंगल थोड़ा सा कम होता है। तो इस प्रकार से ये जो नोज़ल बनती है इसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोज़ल कहते हैं। और जो वेंचुरी मीटर होता है इसमें बीच का जो सेक्शन रहता है वो कुछ सेक्शन उसका थ्रॉट कहलाता है, जहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम रहता है और लगभग एक बराबर रहता है कुछ दूरी तक, तो वो क्या कहलाता है, कंठ या थ्रॉट। तो इस प्रकार से हमने नोज़ल क्या होती है, नोज़ल के उपयोग और उसके प्रकारों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि इसमें जब हम स्टडी करेंगे नोज़ल की तो उसमें किस प्रकार की प्रकल्पनाएं हमें करनी होगी। एजम्पशंस हम सभी थर्मोडायनेमिक डिवाइसेस के लिए करते हैं ताकि हम उसकी स्टडी कर पाएँ। तो ये हमारी 38th स्लाइड कहलाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं पेपर अब लगभग आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपका रिवीजन जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स था उसका रिवीजन पूरा करा दिया है। अब जो सेक्शन है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रवाह के बारे में है। अब प्रवाह में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने कर चुके हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये हमें अब आसानी से समझ में आएगा। पहली प्रकल्पना जो है वो है प्रवाह पूर्णतः आइसेंट्रोपिक होता है। आइसेंट्रोपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण शून्य हो, ऊष्मा का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है ये प्रोसेस कैसी होगी, रिवर्सिबल भी होगी, मतलब किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा, फ्रिक्शन लेस होगी। प्रवाह पूर्णतः फ्रिक्शन लेस होता है। तीसरा, नोज़ल के क्रॉस सेक्शन में एब्रप्ट चेंजेस नहीं आते हैं। एब्रप्ट यानी अचानक, है ना। जैसे कि आप देखते हैं एक ऑरिफिस मीटर जो होता है, ऑरिफिस मीटर की बनावट और वेंचुरी मीटर की बनावट अलग अलग होती है। वेंचुरी मीटर कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, वेंचुरी मीटर में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सेक्शन होता है, ये कन्वर्जेंट सेक्शन हो गया और ये डाइवर्जेंट सेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वेंचुरी मीटर होता है, इसमें एब्रप्ट चेंजेस नहीं आते हैं। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे कम हो रहा है और धीरे धीरे ही बढ़ रहा है ना। तो ये ठीक है, स्मूथ फ्लो बनाने के लिए ऐसा रहता है। लेकिन जो ऑरिफिस मीटर होता है उसमें ये क्रॉस सेक्शन जो होता है वो एकदम से इस ऑरिफिस के कारण छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्रॉस सेक्शन में चेंज है इसको हम क्या कहेंगे, एब्रप्ट चेंज। ठीक है, क्योंकि सीधे इसका क्रॉस सेक्शन पहले कितना था, A1 एरिया इतना था और अब कितना हो गया, बिल्कुल छोटा सा हो गया, एरिया A2। तो इस प्रकार से एब्रप्ट चेंजेस हमें नहीं मिलने चाहिए नोज़ल में। ठीक है, ऐसा करने से कुछ फ्रिक्शन बढ़ जाता है और ये पहली दोनों प्रकल्पनाएं जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं बनाए रखना। इसलिए किसी एक क्रॉस सेक्शन के लिए भाप के वेग में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि हम वेंचुरी मीटर में फ्लो की बात करें तो यदि हम इस क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फ्लो है वो समय के साथ नहीं बदलेगा। यदि ये फ्लो 3 मीटर क्यूब प्रति सेकंड है तो ये हर घंटे पर हर मिनट पर इतना ही बना रहेगा, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ऐसे ही यदि इस वाले क्रॉस सेक्शन में
इसका कुछ फ्लो है तो ये भी वही रहेगा, है ना, ये भी सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नोज़ल से बहने वाली स्टीम है, स्टीम कुछ कंप्रेसिबल हो सकती है, ठीक है, तो वो प्रेशर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन किसी एक सेक्शन के लिए, इस सेक्शन पर ये है तो इस सेक्शन पर बदल सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 9 हो गया, लेकिन इस सेक्शन के लिए ये समय के साथ नहीं बदलेगा और इस सेक्शन के लिए ये समय के साथ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला एग्जाम्पल रहेगा जो अजम्पशन है, ऊष्मागतिकीय एवं यांत्रिक गुणधर्म केवल प्रवाह की दिशा में ही परिवर्तित होते हैं। अब ऊष्मागतिकीय मतलब थर्मोडायनेमिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये केवल प्रवाह की दिशा में ही परिवर्तित होंगे और किसी दिशा में परिवर्तित नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि ये जैसे कि मान लीजिए गुणधर्म है, ऊष्मागतिकी गुणधर्म है, तो मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर T1 था तो यहाँ टेम्परेचर T2 हो सकता है, ठीक है। ये केवल इस दिशा में होगा, ऐसा नहीं है कि इस दिशा की बात करें तो यहाँ पर यदि टेम्परेचर T1 है तो यहाँ पर भी टेम्परेचर T1 ही रहेगा। यदि हम इधर की तरफ जाते हैं तो इन बिंदुओं पर टेम्परेचर समान रहेगा। केवल प्रवाह की दिशा कौन सी है, ये प्रवाह की दिशा है, तो इस प्रवाह की दिशा में इन बिंदुओं पर T1 T2 T3 T4 T5 ऐसा हो सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है, x हो सकता है। लेकिन यदि प्रवाह की दिशा ये वाली हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नोजल से प्रवाहित भाप आइडियल फ्लूइड की तरह कार्य करती है, मतलब यहाँ पर जो भाप बहेगी वो कैसी रहेगी, आदर्श तरल की भांति व्यवहार करेगी ये भी, ताकि हम इसमें आइडियल जो इक्वेशन होती है, आइडियल फ्लूइड की इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV = mRT, ये सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भाप प्रवाह हेतु सातत्य समीकरण, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टीम फ्लो। कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में आप पहले भी जानते हैं, पढ़ चुके होंगे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस प्रकार की होती है, A1 V1 बराबर A2 V2। यहाँ पर V क्या है, वेलोसिटी होती है, और A क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि हम इस प्रकार के क्रॉस सेक्शन में इसको लगाएंगे तो यहाँ पर एरिया कितना है A1, और यहाँ से फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है V1, और ये वाला एरिया है A2, और यहाँ से बाहर आने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी है V2। तो यहाँ पर यदि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है और किसी भी प्रकार से फ्लूइड इसके अंदर नहीं रुक रहा है, यानी इसका ठहराव नहीं है, ठीक है, स्टोरेज नहीं है, तो A1 V1 बराबर A2 V2। और यदि फ्लूइड कंप्रेसिबल हो तब यहाँ पर तब यहाँ पर ρ1 और ρ2 भी जोड़ना पड़ता है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो ये इस प्रकार के फॉर्मूला बन जाता है। तो इस प्रकार से यह कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बताती है कि फ्लूइड कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। स्ट्रीम लाइंस भी जानते होंगे, स्ट्रीम लाइंस होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये काफ़ी डीप में है इसके बारे में नॉलेज। तो स्ट्रीम लाइन खैर स्टीम में तो नहीं होगी, वो फ्लूइड या तरल में होती हैं या लिक्विड में होती हैं। अब यहाँ पर m डॉट = ρAc, m डॉट यानी m डॉट किलोग्राम पर सेकेंड, प्रवाह की दर। प्रवाह कौन सा वाला है, मास फ्लो, इसको क्या कहेंगे, मास फ्लो इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर kg में हम इसको निकाल रहे हैं, kg प्रति सेकंड में। रो क्या हो गया, घनत्व, a एरिया, और c वेग। यहाँ हमने वेग को c लिया हुआ है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रो a भी यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला बनाया है देखिए, इसको रो a v = फ्लो रेट, ये भी मास फ्लो रेट है, ठीक है, यही फार्मूला हमने अचीव किया था। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब स्थिर प्रवाह दर, यदि आपका जो प्रवाह दर है वो नहीं बदलता है तो उस केस में प्रवाह दर यदि कांस्टेंट रहे तो ρAc बराबर क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। और इसी से ρAc बराबर कांस्टेंट
तो इसी कारण हमने इसको बनाया ρ1 A1 C1 बराबर ρ2 A2 C2। यदि डेंसिटी चेंज नहीं होती, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो A1 C1 बराबर A2 C2, या A1 वेलोसिटी के लिए यदि v इस्तेमाल करते हैं तो A2 V2। यही हमने क्या देखा था, शुरू में देखा था। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होगी। अब इसमें हम कुछ इसका डेरिवेशन करते हैं। दोनों तरफ यदि हम लॉग ले लेते हैं ना, लॉग लेते हैं तो जो चीज़ें गुणा में होती हैं वो किस में हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। हम सभी जानते हैं लॉग के नियम अनुसार लॉग a डॉट b बराबर लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और यदि लॉग a अपॉन b हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लॉग a माइनस लॉग b। इसको इधर बदल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने रो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, या रो ए सी बराबर कॉन्स्टेंट है, तो इधर भी हमने क्या लिया है, लॉग, और इधर भी लॉग लिया है दोनों साइड। तो यहाँ पर क्या हो गया, लॉग रो प्लस लॉग ए प्लस लॉग सी इज इक्वल टू लॉग कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है। अब इसके आगे हम अब देखेंगे इनकी वैल्यू, लॉग की वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, पहली चीज़ तो लॉग कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। लॉग लेने के बाद हमने इतना बना लिया था, लॉग रो प्लस लॉग ए प्लस लॉग सी इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अवकलित करेंगे। अवकलन करने पर डी लॉग रो प्लस डी लॉग ए प्लस डी लॉग सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होगा। यहाँ पर log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ये डी रो 1/a डी ए 1/c डी सी। इसमें हम x के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं तो जो नीचे वाला dx होगा वो तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए हम केवल यहाँ पर डी रो डी ए और डी सी लिखे हैं। ठीक है, अब यदि प्रवाह असंपीड्य हो, मैंने बताया था आपको, इनकम्प्रेसिबल होने पर रो की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना, घनत्व एक समान रहता है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए प्लस डी सी अपॉन सी इज इक्वल टू 0, यही रह जाएगा। ये 0 हो जाएगा, केवल ये प्लस ये बराबर 0। तो यहाँ से डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस डी सी अपॉन सी। अब इस समीकरण से एक निष्कर्ष निकलता है कि प्रवाह क्षेत्रफल को कम करने पर प्रवाह के वेग में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये हमने एक छोटा सा निष्कर्ष निकाला है, और प्रवाह की दर क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, इन सभी के बारे में सीखा। तो नोज़ल बहुत ही एक सिंपल डिवाइस है, मैंने उसको आपको दिखा भी दिया है ना, और जनरल हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं वो भी आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो नोज़ल के बारे में अब हम अगली स्लाइड में फाइनल पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसके लिए हम अगली स्लाइड का वेट करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़िए। थैंक यू।